गाइस, फ्रोम के पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह रात होते ही मॉन्स्टर्स इंसानों का शिकार करने के लिए जंगल से बाहर आ जाते हैं। वो सिर्फ एक खास तरह के पत्थर से ही रोके जा सकते हैं, लेकिन पत्थर लगे होने के बावजूद भी अगर आप उनको खुद घरों के अंदर आने की इजाजत दे दो तो वो आपको पलक झपकते ही चीर फाड़ देंगे। या दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम और उसकी फैमिली को, जो रास्ता भटक जाने की वजह से उसी टाउन के अंदर आ जाते हैं जिस टाउन के अंदर मॉन्स्टर्स है। उन्होंने उस टाउन से निकलने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसी टाउन के अंदर घूम कर आ जाते हैं। उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर टाउन से बॉयड और कुछ लोग उन सब की मदद को आए। उनमें से कुछ को वो टाउन के अंदर ले आए, लेकिन जिम के बेटे ईथन की टांग के अंदर वोट घुसे होने की वजह से उन्हें कार के अंदर रुक कर ही ईथन का इलाज करना पड़ा। पहले तो जिम और उसकी फैमिली मॉन्स्टर्स पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी आंखों से सारा नजारा देखा तो उन्हें मॉन्स्टर्स पर जरा सा यकीन होना शुरू हो गया। मगर यहाँ पर हम देखते हैं सारा को, जिसने न सिर्फ उस शराबी आदमी को मारा बल्कि हॉस्पिटल की बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़कर कैनी के बाप और हॉस्पिटल की नर्स को भी मार डाला। वो ये सब ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में हमें अब पता चलेगा। यहाँ सुबह होते ही कैनी को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर्स ने उसके पिता को जान से मार डाला, इसीलिए कैनी अपने पिता की लाश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। कैनी को इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ था कि उसने जंगल के अंदर जाते ही अपने पिता की लाश को सबसे छुप कर अकेले ही दफना दिया। वो लगातार गुस्से के अंदर दरख्तों को काटता चला जाता है। तभी उसके पास बॉयड आया और उसे कहने लगा, देखो बेटा कैनी, ऐसा करने से तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे, इसलिए मेरी मानो हौसला रख के अपनी माँ की सुरक्षा करना। इतना कहकर बॉयड वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे जिम और उसके परिवार वाले डोना की हवेली के अंदर सो रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। डोना तुरंत ही उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में आती है, जहाँ पे पता चला कि चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेड ही है। जी हाँ, वही जेड जिसकी कार की वजह से जिम और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। डोरा कहती है, काम के वक्त तुम उठे नहीं जब तुम्हारी जान को खतरा था, और अब रात के 1 बजे जब सब लोग आराम से सो रहे हैं तब तुम्हें चिल्लाना याद आ गया। जेड कहता है, तुम्हें पता भी है कि मैं किसका बेटा हूँ? मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि वो इस जैसे 10 टाउन खरीद ले। लेकिन डोना कहती है, लगता है शराब का नशा अभी भी तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ है, प्लीज ये रात किसी तरह गुजार लो, सुबह होते ही चाहे तुम अपने बाप के पास दफा हो जाना। इसके तुरंत बाद वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड को, जो सुबह होते ही अपने बिस्तर से उठकर एक लोहे के पिंजरे की तरफ देखने लगा, और इसके तुरंत बाद ही वो केविन के पास आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही केविन जिसकी लापरवाही की वजह से उसकी बीवी और उसकी बेटी को मॉन्स्टर्स ने जान से मार डाला। बॉयड कहता है, केविन उठो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली मारी गई, इसीलिए आज तुम्हें पिंजरे के अंदर डाल दिया जाएगा, और याद रहे बिना पत्थर के। ये सुनते केविन कहता है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आज रात में मरने वाला हूँ? बॉयड ने कहा, मैं रूल्स नहीं बनाता, ये रूल्स पूरे टाउन वालों ने बना रखे हैं, इसलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो उन सबसे बात कर लेना। इसके बाद वो सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं जेड को, जो एलिस और डोना के पास बैठा काफी जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि डोना ने उसे कहा था रात होते ही बड़े ही खतरनाक मॉन्स्टर्स जंगल से बाहर आ जाते हैं जो इंसानों के खून के प्यासे हैं। जेड कहता है, अमीर आदमी देखा नहीं, तुम गरीब तो मुझे अपनी बातों में उलझाकर मेरे बाप से पैसे लूटना चाहते हो। ये सुनते डोना और एलिस काफी गुस्से में आ गए, क्योंकि जेड उनकी एक भी बात को सीरियसली नहीं ले रहा होता। जेड कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम सबको माफ कर देता हूँ, क्योंकि तुम सबने मेरी जान बचाई है, इसीलिए, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इतना कहते ही वो हवेली से बाहर आ गया। उसने एक लड़की से उसकी साइकिल मांगी और टाउन से बाहर जाने लगा, जिस पर वो सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये टाउन से बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ हम देखते हैं जिम के बेटे ईथन को, जिसे अब लगातार खिड़की के उस पार अपना दोस्त जैक ही नजर आ रहा होता है। ईथन के पास उसकी माँ टेबिथा आई और उसे कहती है, बेटा अब तुम कैसे हो? जिस पर ईथन कहते हैं, मुझे जूली ने बताया कि हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकलने वाले। टेबिथा ने कहा, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बड़ी बहन हर टाइम तुमसे मजाक ही करती रहती है, इसीलिए उसकी बातों को सीरियसली मत लो, हम तुम्हारे ठीक होते ही यहाँ से चले जाएंगे। इसके तुरंत बाद वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कैनी को, जो अपनी माँ के रेस्टोरेंट के अंदर आया था। वो परिवार को कहता है, अभी कल रात ही तो पिताजी की मौत हुई है और आप अगली सुबह ही काम पे आ गई। कैनी की माँ कहती है, देखो कैनी बेटा, अगर मैं अकेले बैठकर तुम्हारे पिता की मौत का मातम मनाने लगी तो मेरे लिए इस दुनिया में जीना ना
नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए मैं रेस्टोरेंट में आ गई ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं जूली को, जिसके पास एलिस आके उसे कहने लगी कि अगर किसी फल की जरूरत है तो पीछे ही एक फार्म है जहाँ पे तुम्हें कुछ सेब मिल जाएंगे। लेकिन जूली कहती है देखो मुझे इन मॉन्स्टर्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। एलिस ने कहा जूली लेकिन तुमने कल रात अपनी आंखों से मॉन्स्टर्स को देखा था। इस पर जूली कहती है हो सकता है वो तुम्हारी कोई चाल हो ताकि हम जैसे लोग कभी इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश तक न करें। एलिस ने कहा चलो मान लिया वो हमारी चाल थी, अगर तुम्हें इतना ज्यादा पता है तो ये भी पता होगा कि हम तुम जैसे लोगों को अपने टाउन में रख के क्या करेंगे। जिस पर जूली अब चुप हो जाती है क्योंकि जूली को भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं फादर खत्री को, जिसके पास जिम, टेबिथा और जूली बैठे होते हैं। फादर खत्री कहते हैं कल की रात तो आपने हवेली के अंदर काट ली, लेकिन आज की रात के लिए आपको टाउन के अंदर मौजूद एक घर दिया जाएगा, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी चॉइस दी जाएगी कि आपको हवेली के अंदर रहना है या घर के अंदर। जिस पर फादर कहते हैं हवेली तो आपने देख ली है, तो बेहतर यही होगा कि आप टाउन के अंदर वो घर भी देख लीजिए जिसके अंदर आपको रखा जाएगा, फिर फैसला आपका होगा कि आपको दोनों में से कहाँ पे रहना है। इसके बाद ही वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं जेड को, जो कैनी की माँ के रेस्टोरेंट के अंदर आया था। दोस्तों पूरे टाउन के अंदर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर लोगों की काफी लंबी लाइन लगी थी। जेड कहता है लगता है काफी दिनों से तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। वैसे खाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी है इसलिए ऐसा घटिया खाना खाना पड़ रहा है। दोस्तों फिर वो लाइन में लगने की बजाय खुद ही बुफे के अंदर से खाने को निकालने लगता है, जिस पर कैनी की माँ ने उसे टोका और कहने लगी सबके साथ लाइन में जा लगो। जेड कहते हैं अगर मेरे पिता को पता चला ना तो तेरे इस रेस्टोरेंट को खरीद कर यहाँ पे एक कब्रिस्तान बना देगा, लेकिन फिलहाल मेरे बाप को पता नहीं है इसलिए तू अपनी खैर मना। इसके बाद वो सीन कट हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं फादर खत्री, जिम और टेबिथा को, जो अब उसी घर के अंदर आए थे जो पहले केविन का हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, वही घर जिसके अंदर केविन की बेटी जेना ने विंडो को खोलकर मॉन्स्टर को अंदर आने दिया था। और फिर आगे क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। टेबिथा कहती है मुझे इस घर के अंदर जाना है, जिस पर फादर खत्री कहते हैं देखिए माफ कीजिए लेकिन हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिम कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब। फादर खत्री ने कहा देखिए अंदर हर तरफ खून बिखरा पड़ा है, आप बस बता दीजिए कि आपको यहाँ रहना है या हवेली के अंदर। अगर आपको यहाँ रहना होगा तो हम अंदर पड़े हुए खून को साफ कर देंगे। जिस पर टेबिथा और जिम कहने लगे नहीं पहले तुम हमें अंदर से घर दिखाओ। अब ना चाहते हुए भी फादर खत्री उन दोनों को लेकर अंदर आ गए, जहाँ पर टेबिथा और जिम दीवारों पर लगे हुए खून को देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। टेबिथा फौरन ही घर से बाहर आकर हवेली की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। जिम ने उसे रोक कर कहा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। टेबिथा कहती है जिम तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिम ने कहा सही कह रही हो, यहाँ पे कुछ ठीक है भी नहीं। टेबिथा ने कहा तुम समझ नहीं रहे, मैं कह रही हूँ कि ये टाउन वाले ही खतरनाक है, असल में तो कोई मॉन्स्टर्स है ही नहीं, ये बस इनकी कोई चाल है। जिस पर जिम कहता है चाल। जिम ने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर इनकी कोई चाल होती तो ये ईथन की जान नहीं बचाते। लेकिन टेबिथा जिम की बातों पर यकीन करने की बजाय जिम से ही लड़ना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर जिम भी अब उसे चुप रहने का कहकर वहाँ से जाने लगा। फिर वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं ईथन को, जिसको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए एलिस और फातिमा ने उसके लिए एक स्पोर्टर को बनाया ताकि ईथन बिना किसी मुश्किल से आराम से चल पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है जेड और कैनी पर, जो दोनों बैठे लंच कर रहे होते हैं। कैनी ने जेड को कहा देखो तुम जितना शांत रहोगे उतना ही सेफ रहोगे। जेड कहता है यहाँ पर सभी लोग सनखी, लेकिन तुम सबसे बड़े सनखी हो, मेरी सलाह मानो तो मेरे पिता से मेरी बात करवा दो, मैं तुम्हें काफी अच्छे खासे पैसे तो दूंगा ही और तुम्हारा एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज भी करवा दूंगा। इतना कहकर जेड वहाँ से चला जाता है। तभी कैनी के पास क्रिस्टी आई, जो कैनी से कहती है मुझे माफ करो मैं तुम्हारे पिता को बचा नहीं पाई। कैनी कहता है इसमें तुम्हारी क्या गलती, हम सबकी किस्मत में मरना ही लिखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस्टी कहती है प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। इसके तुरंत बाद ही सीन शिफ्ट होता है ईथन पर, जो चलते चलते अब एक बूढ़े आदमी के पास आता है। दोस्तों इस बूढ़े आदमी का नाम था विक्टर। गाइस ये आदमी आगे चल के पूरी सीरीज का तकरीबन मेन कैरेक्टर बनने वाला है। ईथन विक्टर से कहता है आप यहाँ पर अकेले खड़े क्या कर रहे हो। विक्टर ने कहा देखो बच्चे मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ईथन कहता है लेकिन हम कौन सा किसी पिंजरे में कैद है, तो आप बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही विक्टर तुरंत ही समझ जाता है कि अभी किसी ने भी ईथन को इस टाउन की असलियत के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो भी ईथन को कुछ नहीं बताता। वो कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसलिए जाओ और जाके किसी और के साथ खेलो। लेकिन ईथन वहाँ से हिलता तक नहीं। तभी पीछे से जूली आई, जो ईथन को अपने पास बुलाकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। जूली कहती है हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ठीक होने तक ही यहाँ पर रुके, तुम जैसे ठीक हो गए तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे, इसलिए यहाँ किसी से भी दोस्ती ना करना। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं जेड को, जो अपनी साइकिल पर बैठकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर आ जाता है। वो जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसे एक और अलमारी नजर आती है। उसमें जैसे ही उस अलमारी का डोर
ओपन किया तो वो ये देखकर हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी थी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा होता है। जेड उसे देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ जाता है। इतना कम नहीं था कि वो लाश अब जेड की तरफ देखकर उसे अपने पास बुलाने लगती है। ये देखकर जेड डर के मारे पीछे जा गिरा। जेड ने जैसे ही अपनी होश को संभाला तो देखता है कि अलमारी के अंदर तो कुछ भी नहीं था। डर के मारे जेड तुरंत ही बेसमेंट से बाहर आ जाता है। जेड को लगा शायद उसके नशे की वजह से उसे ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जेड को पता था कि उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका है। लेकिन फिर भी जेड डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं फादर खत्री को जो बॉयड से पूछते हैं कि क्या आप केविन को पिंजरे के अंदर डालेंगे या नहीं। बॉयड कहता है रूल्स सबके लिए सेम है, इसमें पूछने की क्या बात है। केविन को आज रात पिंजरे के अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी टाउन वालों को इकट्ठा करके हम वोटिंग करेंगे कि केविन को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तभी वो सीन कट होता है और सभी टाउन वालों को हम एक जगह खड़े हुए देखते हैं जहाँ पर केविन आया और सबसे कहने लगा मुझे पता है कि मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी और मेरी बीवी मारे गए, इसीलिए मैं खुद ही चाहता हूँ कि मुझे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए। ये सुनकर बाकी के सभी टाउन वाले काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि बेचारा केविन भी आज रात मारा जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर जेड आया और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। जेड कहता है तुम टाउन वाले सर्कस भी काफी अच्छी कर लेते हो, मुझे तो लगा था तुम लोग नाटक ही करते हो, लगता है यहाँ पे लाइव शो चालू है। ये सुनकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने तुरंत ही जेड को पकड़कर उसको नीचे झुका दिया और उसे यहाँ से दफा हो जाने का कहा और जेड बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी हम देखते हैं डोना को जो बॉयड से कहती है अब जल्दी से बताओ कि जिम और उसकी फैमिली का क्या होगा। बॉयड ने जिम से कहा फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम सब के सब हवेली के अंदर रहना चाहते हो या फिर टाउन के अंदर। जिस पर टेबिथा और जूली जिम से कहते हैं कि हमें टाउन के अंदर एक पल भी नहीं गुजारना, हम पहले भी हवेली के अंदर रहे हैं और वहाँ हमें काफी ज्यादा सुकून था। लेकिन तभी डोना कहती है हम तुम में से किसी को भी हवेली के अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि हवेली के अंदर सिर्फ एक बंदे की जगह ही खाली है। ये सुनते ही जूली तुरंत ही डोना के पास चले जाती है और उनसे कहती है कि मैं हवेली के अंदर रहना चाहती हूँ। तभी टेबिथा जिम के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है क्योंकि जूली ये सब कुछ अपने पिता के साथ जिद की वजह से कर रही थी। जूली और टेबिथा इस टाउन से निकलने के बारे में जब भी बात करते तो जिम कहता कि हमें यहाँ पर कुछ और दिन रुक जाना चाहिए। इसलिए जूली गुस्से में आकर अपने पिता को सबक सिखाने के लिए डोना के साथ हवेली में चले जाती है। यहाँ जिम टेबिथा को कहता है प्लीज कुछ ही दिनों की बात है, हम टाउन के अंदर रह लेंगे, जैसे ईथर ठीक होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है हम हवेली में रहे या टाउन के अंदर, वैसे भी ये लोग सबके सब अच्छे ही है तो क्या फर्क पड़ता है हम साथ में रहे या अलग अलग। जिस पर टेबिथा और भी ज्यादा भड़क गई क्योंकि जिम जो पहले बॉयड और इन टाउन वालों पे यकीन नहीं करता था अब इन्हीं के ही गीत गा रहा है। लेकिन दोस्तों टेबिथा को नहीं पता था कि जिम बिल्कुल सही कह रहा है। इसके तुरंत बाद ही डोना और सभी हवेली वाले जूली को अपने साथ ले जाते हैं और बाकी सब भी वापस टाउन के अंदर आ गए। यहाँ आप देखते हैं कैनी और जेड को, जहाँ पर जेड कैनी से कहता है देखो मैंने जो तुमसे कहा था वो बिल्कुल सच था, मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से करवा सकता हूँ। मुझे तो लगता है टाउन वालों ने तुम पे कोई जादू टूना कर रखा है, तुम अच्छे खासे आदमी हो, तुम इनकी मॉन्स्टर्स वाली बकवास पर यकीन कैसे कर सकते हो। जिस पर फाइनली कैनी गुस्से के अंदर आकर जेड को उसी के दोस्त की लाश दिखा देता है जिसे सारा ने जान से मारा था। और तो और सारा के मारने के बाद भी सारा ने हॉस्पिटल की दीवार से उस पत्थर को उठा लिया था जिसे वो मॉन्स्टर्स अंदर आए और उसकी लाश को चीर फाड़ देते हैं। ये देखकर अब पहली बार जेड काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे कैनी पर यकीन आ जाता है कि ये सब लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। यहाँ शाम होते ही हम देखते हैं सभी लोगों को जो अब उस पिंजरे के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए होते हैं जहाँ पर केविन को रखा जाने वाला था। फिर केविन आहिस्ता आहिस्ता करके उस पिंजरे के अंदर चला जाता है और बॉयड ने उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हमने देखा जिम, टेबिथा और ईथन को जो अब केविन के ही घर के अंदर अपने सभी सामान को लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। उनको भी एक पत्थर दिया गया जिसे जिम उस घर की दीवार पर लगा लेता है। यहाँ हम देखते हैं हवेली का सीन जहाँ पर डोना और बाकी सभी हवेली वाले जूली के इस घर के अंदर आने की खुशी में पार्टी कर रहे थे, मानो जैसे वो टाउन वालों को या बॉयड को नीचा दिखाकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज का खुलासा आगे चल के होगा। तभी हम देखते हैं केविन को जब रात होने पर पिंजरे के अंदर काफी ज्यादा डरा सहमा हुआ एक जगह खड़ा होता है। वो लगातार बाहर ही देख रहा होता है कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ गया, लेकिन उसे कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को जो अब ना चाहते हुए भी केविन के पिंजरे की तरफ देख रहा था। यहाँ हम देखते हैं केविन को जो ये देख काफी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि पलक झपकते ही उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। केविन को पता था कि आज उसकी मौत पक्की है, इसीलिए केविन बेचारा डर के मारे पिंजरे के अंदर बैठ जाता है। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने की बजाय खामोशी से खड़े थे। केविन को लगा शायद मॉन्स्टर्स इस केस के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगले ही पल उन मॉन्स्टर्स ने अपने मजबूत हाथों से पिंजरे की लकड़ियों को तोड़ा और केविन पर हमला करके उसे जान से मार डाला। फिर वो सीन
कट हो जाता है। अब हम देखते हैं उसी बेसमेंट के सीन को, जिस बेसमेंट के अंदर जेड ने उस आदमी के ऊपर पत्थर गिरा हुआ देखा था। दोस्तों उस बेसमेंट के अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है। उस बच्चे के हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। वो जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बेसमेंट के इर्द गिर्द काफी इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं। उन लाशों के भयानक तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पे हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, वो ये कि बेसमेंट से निकलने वाला बच्चा और कोई नहीं बल्कि विक्टर ही है। जी हाँ, वही विक्टर जो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोज रहा है। उस बच्चे के पास जो बॉक्स होता है वही बॉक्स विक्टर के पास भी था। तभी हम देखते हैं जूली को, जिसके पास एक यूमिको नाम की एशियन लड़की आई और उसको नाश्ते के लिए उठाती है। यूमिको ने कहा, तुम्हारा इस हवेली के अंदर तीसरा दिन है, इसीलिए आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। ये सुनकर जूली काफी ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड को, जो अब केविन को देखने के लिए पिंजरे के पास आता है। उसने जैसे ही केविन की बॉडी को देखा तो बॉयड बेचारा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स बॉयड की आंखों के सामने ही केविन के टुकड़े टुकड़े कर गए और बॉयड बेचारा कुछ न कर पाया। दोस्तों बॉयड अपने असूलों का तो पक्का था, लेकिन दिल का काफी साफ होता है। केविन की वजह से उसके परिवार वाले मारे गए, लेकिन बॉयड नहीं चाहता था कि अब केविन भी बेमौत मारा जाए। मगर केविन ने खुद ही अपनी मौत को चुना था, तो इस पर बॉयड कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं तबिता को, जो केविन की मौत पर रो रही होती है। जिम उसे हौसला देता है और कहता है, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, इसीलिए अपने आप को संभालो। जिस पर तबिता कहती है, मुझे माफ कर दो जिम, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ये टाउन वाले सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। हमें जल्द से जल्द इस टाउन से बाहर निकलना होगा। इतने में वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं बॉयड को, जो केविन की लाश को उठाकर उसे दफनाने के लिए जा रहा था। टाउन के बाकी सब लोग भी बॉयड को ऐसा करते हुए देख रहे थे। तभी बॉयड केविन की लाश को लेकर फादर खतरी के पास आया। फादर उसकी लाश को देखकर काफी डर जाते हैं, जिस पर वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं जूली और फातिमा को, जो अब काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो दोनों काफी हंसी मजाक करते हुए हवेली का काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जूली की माँ तबिता आ जाती है। तबिता ने जूली को कहा, बेटा जूली, तुम्हारे पिता कह रहे थे कि जूली का पता करके आओ कि शायद उसने रात को कुछ खाया भी है या नहीं, वो अच्छी जगह पर सोई भी थी या नहीं। इस पर जूली को गुस्सा आ जाता है। जूली कहती है, ये सब आपकी चालें हैं ताकि आप मुझे टाउन के अंदर ले जाएं, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर जूली वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैनी और जेड को, जो बॉयड के पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। जेड कहता है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स है। कैनी ने कहा, तुम मान लेते नहीं, ये असल में मॉन्स्टर्स है यहाँ पर। जेड ने कहा, तुम इतने सब लोग हो, तुमने मॉन्स्टर्स से एक मर्तबा भी लड़ने की कोशिश नहीं की। कैनी कहता है, तुमने देखा ना केविन का क्या हाल हुआ, अब भी चाहते हो कि हम मॉन्स्टर से लड़े? जेड ने कहा, चलो लड़ नहीं सकते तो यहाँ से बाहर ही निकल जाओ। कैनी ने कहा, ऐसा करने की भी हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैनी की बातें सुनते सुनते जेड को एक आइडिया आता है। जेड कहता है, देखो यहाँ पे मोबाइल फोन्स नहीं है, लेकिन क्या तुमने आज से पहले कभी भी रेडियो ट्राई करने की कोशिश की है? हम रेडियो पर सिग्नल भेजकर अपने लिए मदद बुला सकते हैं। मगर कैनी कहता है, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। जिस पर जेड ने तुरंत ही वहाँ पर पड़े रेडियोस को उठाया और पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। यहाँ हमने देखा बॉयड को, जो उस पिंजरे को दोबारा से पहले जैसा कर देता है जिस पिंजरे के अंदर केविन की मौत हुई थी। फादर खतरी उसके पास आए और बॉयड पर गुस्सा करने लगते हैं। फादर कहते हैं, आखिर इस चीज की क्या जरूरत थी? हमारे पास जितने लोग रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तुम उसे पहले जैसा कर रहे हो ताकि लोगों के अंदर फिर से ये उम्मीद हो कि कोई ना कोई गुनाह करने वाला दोबारा मरेगा। जिस पर बॉयड कहता है, चलो कम से कम लोगों के मन में खौफ तो है ना। फादर ने कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। जिस पर बॉयड को गुस्सा आ जाता है। बॉयड ने फादर से कहा, देखो फादर, तुम अपना काम करो और मैं अपना, और प्लीज मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर को, जो पता नहीं कैसे अब ईथन को अपने साथ जंगल के अंदर ले आता है। विक्टर कहता है, देखो बच्चे, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं अपने ड्रीम्स के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देता हूँ और उसका रियलिटी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। ईथन ने कहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि एक व्हाइट कलर के कपड़े पहना हुआ लड़का उनको अपने पास आने का कहता है, जिस पर वो दोनों उसके पीछे जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं तबिता और जिम को, जो हर जगह पर ईथन को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते में ईथन का सपोर्टर पड़ा होता है। ये देखकर वो तुरंत ही समझ गए कि ईथन जंगल की तरफ गया, इसलिए वो दोनों भी जंगल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं विक्टर और ईथन को, जो उस लड़के का पीछा करते करते एक खोखले से पेड़ तक पहुंच चुके थे। ईथन ने तुरंत ही एक पत्थर पर स्माइली इमोजी बनाकर उस पत्थर को पेड़ के अंदर फेंक दिया, लेकिन अब हैरानी की बात थी कि वो पत्थर पेड़ के अंदर जाते ही पेड़ के ऊपर से आकर नीचे गिरता है। ईथन को इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये वही पत्थर है जो विक्टर ने नीचे फेंका था। विक्टर कहता है, फिक्र मत करो, जब भी मैं जंगल के अंदर आता हूँ तो वो बच्चा मुझे हर बार इस पेड़ की तरफ आने का कहता है। मैं जब भी यहाँ
यहाँ पर कोई चीज फेंकूं तो ये पेड़ उस चीज को ऊपर से फेंक देता है। इस चीज का क्या मतलब है ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं जिम और तबिता को, जो ईथन को ढूंढते ढूंढते विक्टर के पास पहुंच चुके थे। विक्टर ने तुरंत ही जिम की तरफ गन पॉइंट कर ली क्योंकि जिम विक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। विक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगा और यहाँ जिम भी ईथन और तबिता को लेकर वापस आ जाता है। तभी हम देखते हैं विक्टर को, जो अपने घर आकर सभी पेपर्स को इकट्ठा करता है जिन पेपर्स पर उसने अपने ड्रीम के अंदर चीजें बनाई थी, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं समझ आ रही थी कि इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है। तभी हमने देखा बॉयड, जिम, तबिता और ईथन को जो कैनी की माँ के रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे होते हैं। जब सहरा उन सबको खाना देने आई तो तभी उसकी बाजू पर काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसे नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी बाजू पर लिखा आता है, ईथन को मार डालो। ये देखकर सहरा काफी ज्यादा चौंक जाती है। सहरा ने दोबारा अपनी बाजू पर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। सहरा ने जैसे ही चलने की कोशिश की तो वो नीचे गिर जाती है। बाकी सब लोग जैसे सहरा के पास आए तो बेचारी सहरा को काफी तेज तेज दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे बड़ा राज पता चलता है, वो ये कि सहरा पर इस टाउन की बुरी आत्माओं यानी मॉन्स्टर्स की आत्माओं का कब्जा है। वो सहरा को कभी भी कुछ न कुछ गलत या किसी न किसी को मारने का कहते रहते हैं। अगर सहरा उनकी बात ना माने तो सहरा को लगातार दौरे पड़ते हैं। इसीलिए सहरा बेचारी ना चाहते हुए भी उन सभी आत्माओं की बात मानती जाती है। उन आत्माओं के कहने की वजह से ही उसने जेड के दोस्त को मारा। जिस हॉस्पिटल के अंदर कैनी के पिता थे उस हॉस्पिटल के दरवाजे को खुला छोड़ा और अब वो आत्माएं उसे ईथन की जान लेने का कहने लगी। इसके बाद वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी हवेली वालों को जो काफी ज्यादा डर के मारे हवेली के बाहर इकट्ठा हुए थे। तभी वहाँ पर डोना आती है और देखती है कि वो सब लोग विक्टर को देख रहे हैं। विक्टर वहाँ पर लगातार कब्रें ही खोदे जा रहा था। विक्टर ने वहाँ काफी ज्यादा कब्रें खोद रखी थी, लेकिन विक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं इस चीज के बारे में हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता। इसी के साथ सीरीज का ये पार्ट यही खत्म हो जाता है।